डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। आज हम क्लास 12th का पहले चैप्टर का पहला वीडियो बना रहे हैं और जब आप लोग इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आप पाएंगे कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जब आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज को लगातार फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात की भी गारंटी होगी कि आप यूपी बोर्ड में कम से कम 80% नंबर तो जरूर ही लाएंगे। और यदि आपने थोड़ा भी सीरियसनेस के साथ हमको फॉलो किया, हमारे वीडियोस देखे, तो आसानी से 90% से ऊपर नंबर आप ले आएंगे। और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करिए। और जो भी प्रॉब्लम आपकी है, यदि मान लिया कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं और हम आपको उसका रिस्पांस जरूर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो भी बात आपको समझ में नहीं आए, वो आप भी झिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, जो कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले विद्युत आवेशों के बारे में जान लेते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपने छोटी क्लास में, 7th में, 8th में, किसी न किसी क्लास में आवेश के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उनके कुछ गुण भी पढ़े होंगे। वस्तुओं को कैसे आवेशित करते हैं ये भी जाना होगा। अब हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु सामान्य रूप से विद्युत उदासीन होती है, अर्थात उसमें जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धनात्मक आवेश का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। किसी भी पदार्थ के अणु के अंदर एक प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश। इस तरह से धनावेश, ऋणावेश एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जो है एक अणु सामान्य रूप से उदासीन होता है। इस तरह से अणुओं से बना पूरा पदार्थ भी विद्युत उदासीन होता है। तो अब वस्तुएं आवेशित कैसे हो जाती हैं? किसी न किसी क्लास में आपने देखा होगा एक उदाहरण के रूप में कि जब हम अपने प्लास्टिक के पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो वे टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब हमारा पेन जो है अब आवेशित हो गया है। इसी आवेशित होने के कारण, ये गुण प्राप्त करने के कारण ही वो छोटे छोटे पेपरों को आकर्षित करने लग रहा है। तो जब हम पेन को रगड़ते हैं, रगड़ने से पहले तो वो विद्युत उदासीन था, जितने धनावेश थे उतने ही ऋणावेश थे। रगड़ने पर क्या हुआ? घर्षण द्वारा थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न हुई और जिससे कि पेन के कुछ इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश बालों में चले गए। अतः पेन में धनात्मक आवेशों की तुलना में ऋण आवेश कम हो गए, अर्थात हमारा पेन जो था वो धनावेशित हो गया। इसी समय साथ ही साथ बाल जो थे, बालों पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं सामान्य रूप से, तो बाल जो थे वो ऋणावेशित हो गए। तो इस तरह से वस्तुओं को घर्षण द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा होगा। इसके अलावा और भी विधियां हैं, हम उन विधियों से भी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, जैसे कि प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। तो कोई भी विधि हो, उसमें होता क्या है कि जैसे कि घर्षण विधि में हमने देखा जो है कि
पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं, इसलिए पेन और बाल दोनों आवेशित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अन्य विधियों में भी होता है, क्योंकि सामान्य रूप से धनावेश ऋणावेश बराबर होते हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तो वो पदार्थ या वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो इस तरह से एक उदासीन वस्तु आवेशित हो सकती है, वो धनावेशित हो सकती है या ऋणावेशित हो सकती है। ऋणावेशित में क्या होगा कि वस्तु दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन या कहें ऋणावेश को ग्रहण करेगी। तो जो भी विधि होगी उसमें जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉनों का ही होगा। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो आवेशित होने के पश्चात वस्तु में एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, जिससे वो दूसरी वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करने लगती है। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, ये मैंने बोर्ड पे नोट कर रखा है। विद्युत आवेश किसी वस्तु पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण आवेशित वस्तु दूसरी वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करती है। ये विद्युत बल या तो आकर्षण का हो सकता है ये, या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो है एक जैसे सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। अब हम बात करते हैं इस आवेश के मात्रक की, क्योंकि फिजिक्स में मात्रकों का बहुत महत्व है। तो इस आवेश को कैसे मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है, और वो इकाई है कूलाम। ये कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो आवेश का मात्रक कूलाम है। कूलाम एक बड़ा मात्रक है और अक्सर हमें किताबों में दूसरे छोटे मात्रकों में आवेश का मान दिया रहता है। तो एक कूलाम जो होता है वो 3 गुणा 10⁹ ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये जो मात्रक हैं नीचे वाले, ये अक्सर किताब में बुक्स में दिए रहते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम को ऐसे लिखते हैं μc बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनोकूलाम को हम 1 NC लिखते हैं और उसका मान होता है 10⁻⁹ कूलाम। और 1 पिकोकूलाम जो है उसका मान होता है 10⁻12 यानी 12, 10⁻12 कूलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम आगे बढ़ते हैं आवेशों के मूलभूत गुण, कुछ के बारे में आपको मालूम भी होगा। जैसा कि पहला गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इस गुण के अनुसार सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिसके बारे में आपको पहले से मालूम है। विजातीय का मतलब होता है एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। सजातीय का मतलब या तो दोनों धनावेश हैं या फिर दोनों ऋणावेश। अब हम अगले गुण की बात करते हैं और वो आवेश का गुण है विद्युत आवेशों का संरक्षण।
का संरक्षण, कंजर्वेशन। चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश, विद्युत आवेशों का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण। इस गुण के अनुसार किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब है हिंदी में पृथक्कृत, पृथक्कृत निकाय। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किसी विलगित निकाय पर आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी निकाय, वो निकाय कैसा होना चाहिए? पृथक्कृत होना चाहिए, किसी दूसरी वस्तुओं से बिल्कुल अलग, उसके टच में नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से अलग है। यदि कोई निकाय और उस पर कुछ आवेश है तो वो आवेश जो है नियत ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, कहीं वो जाने वाला नहीं। या कहें हम आवेश जो भी किसी निकाय पर है वो जो है नियत रहेगा। और दूसरे शब्दों में हम इसी को कहते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा गुण है आवेशों की योज्यता। इसका मतलब है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। किसी वस्तु या निकाय को निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय या वस्तु को दिए गए आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ यदि कोई वस्तु है, मान लिया ये वस्तु है, इसको हम कुछ आवेश दे रहे हैं, मान लिया प्लस का 10 इकाई आवेश हमने दिया इसको पहले, फिर मान लिया हमने इसको माइनस का 20 इकाई आवेश दिया और फिर हमने इसको फिर से प्लस का 5 इकाई आवेश दिया। अब इस वस्तु पर कितना आवेश हुआ? तो इन दिए गए आवेशों का हम बीजगणितीय योग निकालें। यानी जैसा आवेश हमने दिया है उसके चिन्ह को ध्यान में रखते हुए सबको जोड़ दें। तो प्लस -20 प्लस 10 -20 और प्लस का 5। तो ये देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 5 इकाई। तो अब इस वस्तु पर
का आवेश है, -5 इकाई का आवेश है। एक अंतिम गुण की और बात करते हैं, वो है आवेशों का क्वांटीकरण। ये एक काफी इंपॉर्टेंट गुण है, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इस गुण के अनुसार किसी वस्तु या निकाय पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणक होता है। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, आवेश Q बराबर होगा प्लस माइनस, प्लस का हो सकता है या माइनस हो सकता है, N गुणा E। जहाँ यहाँ जो है N क्या है, E क्या है, वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ E जो है, E बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, और n का मान हमारी प्राकृत संख्या है, n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 जितना भी। तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो है n गुणा E के बराबर होगा, यानी वस्तु पर 10 E के बराबर इलेक्ट्रॉन जो है आवेश हो सकता है, 50 E के बराबर हो सकता है, 5 E के बराबर हो सकता है। वो जो है कभी भी भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उस पर आवेश 1/2 E हो, नहीं, 5/2 हो, 3/5 हो, ऐसा जो है आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम जो छोटे से छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो इतना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर है। इससे छोटा आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो इसके हिसाब से हम किसी वस्तु पर जो है उपस्थित धन अथवा ऋण आवेश को निकाल सकते हैं, और वो हमेशा E के पदों में ही होगा। अब हम बात करते हैं, पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसको हम कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो कूलम्ब का नियम हम बात करते हैं। कूलम्ब का स्थिर विद्युत आवेशों के लिए जो नियम है उसकी बात करते हैं। कूलम्ब का स्थिर विद्युत आवेश कूलम्ब का स्थिर विद्युत आवेश बल नियम, या सिंपल तरह से हम कह सकते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि इसमें लिखा स्थिर विद्युत आवेश बल नियम, ये जो नियम है केवल स्थिर विद्युत आवेशों पर लागू होता है, और वो आवेश जो होने चाहिए वो बिंदु आवेश होने चाहिए।
तो कूलम्ब का नियम जो है स्थिर विद्युत आवेश के लिए है और ये आवेश बिंदुवत होने चाहिए, तभी हम इस नियम को लगा सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन उसका मान कितना होता है, कैसे हम उसको निकालेंगे कि बल कितना लग रहा है, वो हमें पता लगेगा इस नियम से। इस नियम से ये नियम हमें बताएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करेगा, किस तरह से निर्भरता होगी उसकी। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम हो गया, कूलम्ब का नियम हो गया। और यहां पर हम दो आवेश ले रहे हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी R है। तो इस नियम के अनुसार F जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, इन दोनों आवेशों की जो मात्रा है उसके गुणनफल। और F जो है व्युत्क्रमानुपाती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। ये बीच की दूरी R है, तो इन दोनों को हम मिला दें तो बनेगा F अनुक्रमानुपाती का निशान है Q1 Q2 बटे R का वर्ग। अब जब भी कभी हम इस अनुक्रमानुपाती निशान को बराबर के निशान में परिवर्तित करते हैं तो सदैव एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, और हम यहां भी वही करेंगे। और यहां नियतांक हम K देते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां नियतांक K एक नियतांक, यहां K एक नियतांक है, इसे स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। वायु या निर्वात के लिए K का मान K बराबर है 1/4 पाई 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। ये K की जगह पर ये चीज लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसको याद रखेंगे, न्यूटन मीटर का वर्ग कूलम का वर्ग। ये इसका मान है। यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है, ये देखिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं
एप्सिलॉन नॉट, या जीरो भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और इसका मान क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए, वो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब ये जो मात्रक है ये उलट जाएगा और ये हो जाएगा कूलाम्ब का वर्ग बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान है, जो कि सबसे कम है। किसी अन्य माध्यमों की अपेक्षा जो हमारी वायु या निर्वात है उसकी वैद्युतशीलता जो है सबसे कम है और उसका मान इतना है। तो इस तरह से हमने देखा कि कूलाम्ब के नियम के द्वारा हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफ की बात कर लेते हैं कि जो ये हमें सूत्र फार्मूला प्राप्त हुआ है, इसके हिसाब से यदि हम लगने वाले बलों, आकर्षण या प्रतिकर्षण और दूरी के बीच ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, इसको भी हम याद रखेंगे। और ये हमारा फार्मूला है कूलम्ब के नियम का, और के का मान आपको याद रखना है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। ठीक है, तो ग्राफ करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं विद्युत बल F और R के बीच, और ये किसका है, प्रतिकर्षण के लिए। तो यहां पर ये बल हमने रखा y अक्ष पे और x अक्ष पे हमने दूरी रखी है, तो हमें ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। यदि इसी को हम, इसी बल जो विद्युत बल है F और 1/r² में ग्राफ खींचें, 1/r², दूरी में ना होकर के अब की बार ग्राफ जो खींचा गया है बल और 1/r का वर्ग में, तो ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये भी प्रतिकर्षण का ही है, ये दोनों प्रतिकर्षण के लिए ही हैं। यदि आकर्षण का ग्राफ विशेष करके खींचना है तो हमें उसको चतुर्थांश, भाई हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया जाता है, ये पहला चतुर्थांश है फर्स्ट, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। जो प्रतिकर्षण बल होता है वो धनात्मक लिया जाता है, प्रतिकर्षण बल जो होता है वो धनात्मक होता है, और आकर्षण जो है उसको हम ऋणात्मक मानते हैं। अतः जो बल है वो y अक्ष पे तो होगा लेकिन वो ऋणात्मक y अक्ष पर होगा, नीचे की तरफ होगा। ये बल हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगी r, और हमारा ये बल जो का ग्राफ होगा, बल और दूरी का ग्राफ इस चतुर्थांश में हमें मिलेगा। और होगा ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं कि कुछ उसकी जो है कुछ आकार बदल जाएगा, आकार नहीं बदलेगा, वो जो है आकर्षण के लिए जो है चतुर्थांश में आएगा। इसी तरह से ये वाला ग्राफ भी हम खींचें कि बल और 1/r², 1/r के वर्ग में हम खींच रहे हैं, तो ये इस सीधी रेखा प्राप्त होगी ऐसे। तो ये बल, हम बलों के ग्राफ जो है इनको भी जो है याद रखें कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होने पर ये बल किस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं, बलों के ग्राफ किस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो बल लग रहे हैं वो किस तरह से निर्भर कर रहे हैं, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की निर्भरता को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों की निर्भरता जैसा कि हमें मालूम है, नंबर एक, विद्युत बल का मान जो होता है, विद्युत बल का मान जो है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। मतलब यफ जो है वो Q1 Q2 मात्राएं हैं, उनकी गुणा कर दीजिए तो इस हिसाब से हम जो है बल का मान Q1 Q2 की जो है मात्राओं पर निर्भर करेगा। ज़्यादा मात्राएं होंगी तो बल का मान भी अधिक होगा। वो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, वो अलग बात है। दूसरा है विद्युत बल जो है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यफ जो है 1/r² है, ऐसा r का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी, उतना ही तेजी से लगने वाला बल घटता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना। r का मान बढ़ने पर, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर लगने वाले बल का मान तेजी से घटेगा। तीसरा एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत बल जो है आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कोई जरूरी नहीं है आवेश हमेशा वायु या निर्वात में रखे जाएं। आवेश किसी दूसरे माध्यम में भी उपस्थित हो सकते हैं, जल के अंदर हो सकते हैं, ऑयल के अंदर हो सकते हैं, किसी अन्य किसी भी प्रकार के माध्यम में हो सकते हैं। तो ये जो लगने वाला बल है, विद्युत बल, ये आवेशों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। और यहाँ पर वो टर्म जो आता है वो हम लिखेंगे इसके हिसाब से कि यफ जो है, यफ 1/, और यहाँ पर आवेश के बीच जो माध्यम है उसकी ये देखिए निरपेक्ष विद्युतशीलता है। हम एप्सिलॉन केवल लिखते हैं। ये क्या है? निरपेक्ष विद्युतशीलता है माध्यम की। विद्युतशीलता तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो ये विद्युतशीलता का मान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अलग अलग होगा। तो इसलिए आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान भी अलग अलग हो जाएगा। आवेश वही रहे, दूरी भी वही रहे, केवल माध्यम के बदल देने से लगने वाला बल बदल जाएगा। तो अब हम इसी की बात कर लेते हैं कि ये निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है ना। यदि वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है उसको तो हम ε0 या ε0 लिखते हैं। किसी अन्य की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है उसको केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युतशीलता
या कहें निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पर केवल विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, निरपेक्ष वर्ड हटा सकते हैं, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या है? ये माध्यम का गुण है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल केवल माध्यम के बदल जाने पर किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल केवल माध्यम के बदल जाने पर बदल जाता है, उसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब यहां पर देखिए, आवेश मान लिया कोई दो हैं, Q1 और Q2 है, दूरी इनके बीच की R है। पहले मान लिया माध्यम वायु है या निर्वात है। अब हम तो यहां पर बल जो लग रहा है F0 लग रहा है, मान लिया F0 लग रहा है यहां पर Q1 Q2 के बीच। अब इनके बीच हमने दूरी तो वही रखी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R है। और लेकिन अब की माध्यम हमने मान लिया क्या कर दिया है? जल कर दिया है। अब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम हमने जल ले लिया है, तो माध्यम बदल गया है, ये FM मान लिया। अब लगने वाला बल जो है FM हो गया है। तो ऐसा पाया गया कि जो वायु में बल लगेगा, दो आवेश दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो वायु में होगा, अपेक्षाकृत किसी दूसरे माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच उतनी दूरी पर रखा जाएगा आवेशों को, तो ये बल का मान कम हो जाएगा। यानी हमेशा ये होगा कि FM जो होगा वो छोटा होगा F0 से। F0 क्या है? F0 क्या है? इन्हीं दो आवेशों के बीच किसी निश्चित दूरी पर जब वायु में रखा जाए तो बल जो लग रहा है वो F0 लग रहा है। अब उन्हीं आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए उतनी ही दूरी पर, तो बल FM लग रहा है, मीन्स मीडियम है। तो ये बल जो है किसी दूसरे माध्यम में लगने वाला बल सदैव वायु में लगने वाले बल से कम होगा। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक भी है, जैसा कि हमें मालूम है कि वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है ε0 का मान जो हमने लिखा था 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और इसके आगे हमने मात्रक लिखा था। तो वही मात्रक जो है यहाँ पर विद्युतशीलता का होगा। विद्युतशीलता का मात्रक जो है मात्रक जो होता है वो है कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन मीटर का। ये निश्चित रूप से आपको याद रखना है। अक्सर ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहु विकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि विद्युतशीलता का क्या मात्रक है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता की, तो बात कर ली। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब है कि वायु या निर्वात की तुलना में किसी माध्यम की विद्युतशीलता, उसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता
शीलता या इसको कहते हैं परावैद्युतांक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के से। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक जो है विद्युतशीलता या हम परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये क्या है, एप्सिलॉन आर कहें या एप्सिलॉन वो के कहें। तो ये जो है इसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से करते हैं, और ये हो गया के या फिर एप्सिलॉन आर। जब इसको इसके साथ लेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए फिर गुणा करेंगे इसके साथ इसको, तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर जो है के साथ करें इसकी गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा के गुणा एप्सिलॉन। ये क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर। के जो है परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है या सिंपली विद्युतशीलता कह सकते हैं। इसके आधार पर अब हम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के पदों में निरपेक्ष विद्युतशीलता को देखते हैं कि क्या मान आता है। आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बलों के पदों में आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब पहले हम मान लिया आवेशों को जो है किसी जो है दिए गए आवेशों को वायु में रखते हैं। यदि आवेश Q1 तथा Q2 वायु में रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं, में r दूरी पर हों, तो बल जो है या 0 लिख लेते हैं, इसको बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। के का मान हमने यहाँ लिख दिया है, जैसा कि मैंने बताया था के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इन आवेशों को दूसरे माध्यम में रखने पर बल कितना लग रहा है, एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता Q1 Q2 बटे उतनी दूरी पे रखा है ना। अब हम क्योंकि इसका मान हमें याद करना है
ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ये हम संबंध याद रखें कि एप्सिलॉन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या कहें के इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये अभी हमने जो निकाला था इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम समीकरण जो है 1 को 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, F0/Fm बराबर हो जाएगा। देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये बटे में आ जाएगा, तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R² ऊपर और Q1 Q2 नीचे। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R² से R² कैंसिल होगा, Q1 Q2 कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका ऊपर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये आपको मालूम है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इसके बराबर होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है या परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, परावैद्युतांक आ गया। Fm F0 अपान Fm की वैल्यू आ गई है K की, ठीक है। ये संबंध लिखा हुआ है। तो अब जो है हमें पता लग गया कि परावैद्युतांक जो है का मान बराबर होता है इन्हीं दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले बल जब वो वायु में रखे हों बटे उन्हीं आवेशों का उतनी दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए। यानी K का मान आ गया F0/Fm। तिरछी गुणा करिए, देखिए F0 बराबर हो जाएगा K इंटू Fm। Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/K F0। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी माध्यम में जो आवेशों के बीच बल लगता है वो वायु में लगने वाले बल से कम होता है। मतलब वायु में अधिक बल लगता है, अधिकतम बल वायु में लगता है। और किसी माध्यम, जैसे मान लिया यदि हमें किसी माध्यम का एक परावैद्युतांक का मान मालूम है, जैसे जल के लिए जो है, जल के लिए K बराबर होता है करीब 80। तो F जल में कितना बल लगेगा, 1/80 गुणा उन दिए गए आवेशों के बीच जो वायु में लग रहा है। यानी जल के अंदर जब आवेश रख दिए जाएंगे तो लगने वाला बल बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जल जो है बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। अच्छा, तो ये K का मान धातुओं के लिए, धातुओं या कहें चालक जो पदार्थ हैं, जो चालक पदार्थ हैं, धातुओं के लिए K का मान जो होता है, K बराबर होता है अनंत। अनंत K का मान कितना है, अनंत। और वायु के लिए जो है, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 माना जाता है, परावैद्युतांक जिसको कहते हैं। तो इस तरह से यदि आवेशों के बीच माध्यम जो है क्या हो, कोई सुचालक पदार्थ या धातुएं हो। एक आवेश है, दूसरा आवेश यहाँ पर है, r दूरी पर है, बीच में क्या है, कोई सुचालक है, नहीं धातु है। तो ऐसे आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं तो लगने वाला बल जो है F बटे कितना हो जाता है, परावैद्युतांक। और धातुओं के लिए K का मान यानी परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। तो चालकों के लिए यहां पर अनंत रख दीजिए, F बटे F0 बटे अनंत। तो ये हो गया 0। तो जब आवेशों को
किसी चालक माध्यम सुचालक माध्यम में रखेंगे तो लगने वाला बल जो है वो कम होकर के जीरो हो जाएगा। और ये भी बात याद रखें, जब आवेश जो है वायु या निर्वात में रखे होंगे तो उनके बीच जो बल लग रहा होगा, विद्युत बल लग रहा होगा, वो अधिकतम होगा। तो वायु या निर्वात के बीच लगने वाला बल अधिकतम होता है विद्युत बल, और किसी दूसरे माध्यम में जो है लगने वाला बल जो है विद्युत बल कम ही होगा वायु की अपेक्षा। तो इस तरह से आप हमारे सारे नोट्स को कॉपी पे नोट कर लीजिए, और जिससे कि आप जो है बिना मोबाइल के भी इनको पढ़ सकते